नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MG फिल्म्स इंडिया में। तो आइए सुनते हैं द 5 ऑरेंज पिप्स कहानी के पार्ट 2 को। उस समय जब मैं उनका चेहरा देखता था तो सर्दियां होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर पसीना होता था। मिस्टर होम्स, अब मैं केस के आखिर में आते हुए बताता हूँ कि एक रात अचानक उन्हें फिर वही गुस्से और नशे के दौरे पड़े जिनसे वे कभी वापस नहीं आए। जब हमने उन्हें तलाश किया तो वह तालाब में औंधे मुंह पड़े हुए थे। पानी 2 फुट गहरा था और चोट का भी कहीं कोई निशान नहीं था। सभी लोगों ने उसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन मैं जानता था कि वह मौत से कितना डरते थे। मैं खुद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो गया। इसके बाद मेरे पिता ने जायदाद और 14,000 पाउंड्स जो बैंक में थे अपने अधिकार में ले लिए। एक पल रुको, होम्स ने हस्तक्षेप किया। मैं देखता हूं कि तुम्हारा वक्तव्य अद्वितीय है। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। तुम्हारे चाचा द्वारा खत को हासिल करना व आत्महत्या तारीख मुझे दो। खत 10 मार्च सन 1883 को मिला था। फिर उनकी मृत्यु 10 सप्ताह बाद 2 मई को हुई। थैंक यू। आगे बताओ। जब मेरे पिता ने सारी जायदाद अपने अधिकार में ले ली तो मेरे कहने पर उन्होंने अटारी वाले कमरे का जायजा लिया। हमने वहां पीतल का बक्सा देखा। उसमें रखा सामान नष्ट कर दिया गया था। इसके कवर में एक पर्ची चिपकी हुई थी जिस पर के लिखा था। इसके नीचे पत्र, मेमो, रसीदें व एक पुस्तिका लिखा था। हमने सोचा कि यह उन कागजों के विषय में था जो चाचा ने नष्ट कर दिए। और अटारी में कुछ खास सामान नहीं था सिवाय किताबों और कागजों के। इन कागजों में मेरे चाचा ने अमेरिका के बारे में लिखा था। उनमें कुछ युद्ध के समय के थे, जिससे पता चलता था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से किया था। इसी के साथ उन्होंने एक बहादुर सिपाही होने की प्रतिष्ठा भी लूटी थी। दूसरे दक्षिणी प्रांतों में पुनर्निर्माण के समय के थे और ज्यादातर राजनीति से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि उन्होंने उत्तर से आए राजनीतिज्ञों के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सन 1884 की घटना है, जब मेरे पिता हाशमी में बसने आए थे और जनवरी 1885 तक सब कुछ जितना अच्छा चल सकता था चला। नववर्ष के चौथे दिन जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, मैंने अपने पिता को हैरानी से तेज लहजे में चिल्लाते हुए देखा। वह वहां बैठे थे। उनके एक हाथ में अभी खोला गया एक लिफाफा था और दूसरे हाथ की हथेली में संतरे के 5 सूखे हुए बीज थे। वह कर्नल के विषय में हमेशा मेरी कहानी पर हंसते थे, लेकिन अब जब वही बात उनके साथ गुजरी थी तो वह बुरी तरह भयभीत हो गए थे। क्यों जॉन, इस बात का क्या मतलब होता है? मेरे पिता ने हड़बड़ाकर मुझसे पूछा। मेरा दिल डूबा जा रहा था। ये के है, मैंने कांपती आवाज में उन्हें बताया। उन्होंने लिफाफे के अंदर झांका। ऐसा ही है, वह जोर से चिल्लाए। यह अल्फाज हैं, पर यह इनके ऊपर क्या लिखा है? कागज सूर्य घड़ी पर रख दो। मैंने उनके कंधे के ऊपर से झांकते हुए उस कागज को पढ़ा। कौन से कागज? कौन सी सूर्य घड़ी की बात कर रहे हो? उन्होंने उलझन भरे स्वर में पूछा। बगीचे वाली सूर्य घड़ी, और कोई दूसरी है ही नहीं, मैंने बताया। लेकिन कागज वह है जो नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत को बटोरते हुए कहा। हम यहाँ एक सभ्य क्षेत्र में हैं और इस तरह की बेवकूफ़ी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लिफाफा कहाँ से आया है? ढूंढी से आया है। मैंने लिफाफे के डाक चिन्ह को अच्छी तरह देखकर उन्हें बता दिया। यह एक बड़ा ही भद्दा मजाक है, उन्होंने गुस्से में कहा। मुझे सूर्य घड़ी और कागजों का क्या करना है? मैं इस तरह की बेहुदा और बेकार बातों पर हरगिज ध्यान नहीं दूंगा। मुझे इस बारे में निश्चित तौर पर पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उन्होंने गुस्से से भरे लहजे में कहा, मुझे करने दो। नहीं, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया। मैं इस प्रकार की बेहूदगी का तमाशा नहीं लगाना चाहता हूँ। उनसे बहस करना बेकार था, क्योंकि वह बड़े अड़ियल आदमी थे। मैं अपने मन में आवेश लेकर चला गया। इस खत के मिलने के 3 दिन बाद मेरे पिता अपने दोस्त मेजर फ्रीबांडी से मिलने के लिए गए, जो पोर्ट्सडाउन की पहाड़ी पर स्थित किलों में से एक के प्रभारी है। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लगा कि जब वह घर से बाहर होंगे तो हर खतरे से बचे रहेंगे। लेकिन ऐसा सोचना मेरी भूल थी। उनकी गैरहाजिरी के दूसरे दिन मुझे मेजर द्वारा भेजा गया तार मिला। उसने मुझे फौरन बुलाया था। मेरे पिता पड़ोस के खुले पड़े खड़िया के गड्ढे में गिर गए थे और अचेत थे। उनका सर फट चुका था। मैं वहां फौरन पहुंचा, लेकिन तब तक वह मर चुके थे। ऐसा लगता है जैसे वह गोधूली में फारेहम से लौट रहे थे। चूंकि गांव से अनजान थे और खड़िया के गड्ढे खुले हुए थे,
मारने वाले ने उन्हें इसमें गिराकर दुर्घटना घोषित कर दिया। उनकी मौत से जुड़े प्रत्येक तथ्य का मैंने बारीकी से निरीक्षण किया है, लेकिन ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा जिससे हत्या घोषित किया जा सके। उनके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, कोई लूटमार नहीं की, उस मार्ग पर किसी अजनबी के आने जाने के निशान भी नहीं थे। आप खुद समझ सकते हैं कि उस समय मेरी क्या हालत होगी। मैं पूरी तरह से निश्चित था कि उनके चारों तरफ कोई जाल बुना गया है। इस प्रकार मैं उत्तराधिकारी बना। आप जानना चाहेंगे कि मैंने इससे छुटकारा क्यों नहीं पाया। मेरा जवाब यही है कि मुझे अच्छी तरह यकीन था कि हमारे कष्ट चाचा की जिंदगी भी किसी घटना पर निर्भर थी और खतरा एक घर में भी उतना ही होगा जितना दूसरे घर में। ये जनवरी 1885 की बात है कि बेचारे मेरे पिता खत्म हो चुके थे और तब से 2 साल 8 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान मैं खुशी खुशी हाशिम में रह रहा हूँ। अब मैंने उम्मीद करना शुरू कर दिया था कि मेरे परिवार के ऊपर से ये श्राप हट चुका है। मैं सोच रहा था कि पिछली पीढ़ी के साथ ही उसका खात्मा हो चुका था। मैं इसलिए सुखपूर्वक दिन गुजार रहा था, लेकिन कल सुबह उसी के मुताबिक उसी प्रकार का धक्का लगा जैसा मेरे पिता के साथ हुआ था और जैसा मेरे चाचा के साथ भी हुआ था। नौजवान ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकला और उसमें से संतरे के 5 सूखे हुए बीज निकालकर होम्स को दिखाए। ये लिफाफा है, उसने कहा। डाकचिन्ह लंदन का है, पूर्वी भाग। अंदर वही शब्द लिखे हैं जो मेरे पिता के अंतिम संदेश में लिखे थे, के और फिर कागज सूर्य घड़ी के ऊपर रख दो। तुमने क्या किया? होम्स ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं किया। सच बताऊं, उसने कहा। हाँ। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया और फिर हिम्मत करके बोला, मैं अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को उन खरगोशों की तरह समझ रहा हूँ जिनकी तरफ सांप बढ़ रहा होता है। मैं किसी विरोधीन बला की पकड़ में आ गया हूँ जिससे कोई पूर्वदर्शिता, कोई सावधानी रक्षा ना कर सके। शर्लॉक होम्स चिल्लाया, तुम्हें कुछ करना चाहिए लड़के, नहीं तो तुम गए। ऊर्जा के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये समय निराशा का नहीं है। मैं पुलिस के पास भी गया था मिस्टर होम्स, मगर वहां जाकर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, वह लोग मेरी कहानी सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे यकीन है कि इंस्पेक्टर के विचार में सारे खत किसी के द्वारा किया गया मजाक है और मेरे परिवार वालों की मौत दुर्घटना थी, जैसा कि निर्णायक मंडल ने कहा था, और चेतावनियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। होम्स ने अपनी मुट्ठी बंधे हाथ हवा में लहराए। अविश्वासी मूर्खता, वह जोर से चिल्लाया। फिर भी उन्होंने मेरे साथ घर में रुकने के लिए एक पुलिस वाला लगा दिया है। वह आज रात तुम्हारे साथ आया है यहाँ पर। होम्स के चेहरे पर सोच की परछाइयां थीं। नहीं, उसे घर में रुकने के आदेश दिए गए थे, इसलिए मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ, उसने बताया। होम्स ने गौर से हवा में देखा। तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम तुरंत मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे आपके बारे में पता नहीं था, उसने बताया, इसलिए मैं आप तक नहीं पहुंच सका। अब किसने बताया? आज ही मैंने मेजर पेंडरगास्ट से अपने दुख के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। तुम्हें खत मिले 2 दिन हो चुके हैं। हमने इस पर पहले काम किया होता। मेरे विचार में आगे तुम्हारे पास इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। जो तुमने हमें सुनाया कोई सहायक ब्यौरा नहीं जिसकी वजह से हमें मदद मिल सके। एक बात है, जॉन ओपेनशॉ बोला। उसने अपने कोट की जेब से एक नीले रंग का धुंधला सा कागज बाहर खींचा और उसे मेज पर बिछा दिया। मुझे याद है, उसने कहा, उस दिन जब मेरे चाचा ने कागज जलाए थे, मैंने देखा कि बिना जले छोटे किनारे जो राख में पड़े थे इस रंग के थे। यह एकमात्र कागज मुझे उनके कमरे के फर्श पर मिला था। मैं सोचता हूँ कि यह संभवतः उनमें से एक कागज हो सकता है जो उनमें से उड़ गया होगा और इस तरह नष्ट होने से बच गया। मैं देख रहा हूँ कि बीजों के अलावा और कुछ सहायक नहीं है। मेरे ख्याल से ये किसी निजी डायरी का पृष्ठ है और निस्संदेह इस पर मेरे चाचा का लेख है। होम्स ने लैंप सरकाया और हम दोनों कागज पर झुक गए। इसकी उधड़ी किनारी बता रही थी कि इसे किसी किताब से फाड़ा गया है। ऊपर इसके मार्च 1869 लिखा था और नीचे यह उलझनपूर्ण विवरण। 4 को हडसन आया, वही पुराना मंच। 7 को मैकॉले, पेरोमोर और सेंट ऑगस्टिन जॉनस्वेन को बीज भेजे गए हैं। 9 को मैकॉले हट गया। 10 को जॉन स्वेन हट गया। 12 को पेरोमोर से मिले, सब बढ़िया, धन्यवाद। कागज को मोड़कर हमारे अतिथि को लौटते हुए होम्स ने कहा, अब तुम्हें किसी भी वजह से एक भी पल नहीं गंवाना चाहिए। जो कुछ भी अभी तुमने हमें सुनाया, हमारे पास इसके बारे में बात करने का भी वक्त नहीं। तुम फौरन घर पहुंचो और एक काम करो,
मुझे क्या करना होगा? एक काम है जो तुम्हें फौरन करना पड़ेगा। बताइए। तुम इस कागज को उसी पीतल के बक्से में रख दो जिसके बारे में तुमने हमें बताया। इसमें यह भी लिखकर रखना कि अन्य कागज तुम्हारे चाचा द्वारा जला दिए गए थे। यह अंतिम कागज है। तुम सहमत होगे कि इससे उन्हें यकीन हो जाएगा। इतना काम करने के बाद फौरन सूर्य घड़ी पर निर्देश के मुताबिक रख देना। समझ गए? जी हाँ, समझ गया। अभी बदला लेने या इस तरह की बातें मत सोचो। मेरे ख्याल से वह हम कानून के द्वारा भी ले सकते हैं, मगर अभी हमें अपना जाल बुनना है, जबकि उनका पहले ही बुना हुआ है। पहला काम तुम्हारे ऊपर से खतरा हटाना है। दूसरा काम है इस राज को सबके सामने प्रकट करना और गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलवाना। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उस नौजवान ने अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा। आपने मुझे एक नई जिंदगी की उम्मीद दी है। मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। एक पल भी मत गंवाना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना पूरी तरह ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि इस बात में कोई संदेह है कि तुम एक वास्तविक और तत्काल खतरे में हो। तुम यहाँ से हिफाजत के साथ घर कैसे जाओगे? वॉटरलू से ट्रेन के जरिए। अभी 9 नहीं बजे हैं। सड़कों पर भीड़ भाड़ होगी। मैं सोचता हूँ कि तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन फिर भी तुम अपनी उतनी हिफाजत नहीं कर सकते हो जितनी मैं सोच रहा हूँ। मेरे पास हथियार हैं, उस नौजवान ने कहा। आप मेरी चिंता न कीजिए। अच्छी बात है, अब तुम घर के लिए निकलो। कल मैं तुम्हारे मामले पर ही काम करूंगा। तो फिर कल हाशमी में मुलाकात होगी। नहीं, मैं हाशमी नहीं आऊंगा, होम्स ने कहा। तुम्हारा रहस्य लंदन में है, मैं यहीं खोजूंगा। फिर मैं आपको कागज और बक्से के साथ 1-2 दिन में मिल रहा हूँ। मैं हर खास बात में आपकी सलाह लूंगा। उसने कहते हुए हाथ मिलाया और विदा हो गया। तो कैसी लगी आपको अब तक की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।